इजराइल का देश बनने की कहानी एक ऐतिहासिक सफर। दोस्त, भाइयों, बहनों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जो सदियों से चला आ रहा है। एक ऐसी कहानी जिसमें दर्द है, उम्मीद है और बहुत संघर्ष है। ये है इजराइल के जन्म की कहानी। इजराइल का देश बनने की कहानी एक लंबे समय तक चले व्यावहारिक और राजनीतिक घटनाओं का परिणाम थी। एक तरफ थे यहूदी लोग, जिनके लिए ये उनके पूर्वजों की धरती थी, जहां उन्होंने अपना बचपन, अपना जवानी सब कुछ देखा था। और दूसरी तरफ ये भी एक सच्चाई थी कि सदियों से वो इस धरती से दूर बिखरे हुए थे और दुनिया के कोने कोने में अपना वजूद बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो कैसे ये सफर शुरू हुआ? कैसे एक तरफ ये ख्वाहिश जागी कि अपने पुराने घर लौट जाएं, और कैसे दूसरी तरफ ये जरूरत महसूस हुई कि दुनिया भर में बिखरे हुए यहूदी लोगों को एक स्थान दिया जाए। यहाँ इसका कुछ महत्वपूर्ण इतिहास है। देखिए, ये कहानी शुरू होती है बहुत पहले से, प्राचीन इतिहास में। ये यहूदी लोग अपने ही स्थान में रहते थे, इजराइल और यहूदा के राज्य में। अपना घर, अपना देश, अपना सब कुछ। लेकिन भाई, ये दुनिया है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं रहता। वक्त बदला, हालात बदले और 70 सीई में रोमी साम्राज्य ने यहूदी राज्य को जीत लिया। अब ये जो रोमी लोग थे, ये बड़े सख्त निकले। उन्होंने यहूदी लोगों को उनके ही घर से निकाल दिया, देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। और बस यहीं से शुरू हुआ यहूदी लोगों का विस्थापन, जिसको हम डायस्पोरा के नाम से जानते हैं। सोचिए, अपने ही घर से निकाल दिए जाओ, वो भी जबरदस्ती। अपने घर बार, अपने लोग, सब कुछ छूट जाए। ऐसे में क्या हाल होगा इंसान का? यहूदी लोग भी तो इंसान ही थे। दर्द था उन्हें भी, गम था और शायद एक उम्मीद भी कि कभी न कभी वो वापस लौटेंगे अपने घर। सदियां बीत गए। यहूदी लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाके बस गए। कोई यूरोप गया, कोई अफ्रीका, कोई एशिया। हर जगह उन्होंने अपनी पहचान बनाने की कोशिश की, अपना वजूद बनाने की। लेकिन एक बात थी जो कभी नहीं बदली, वो थी उनके दिल में अपने घर, अपने वतन के लिए प्यार। वो हर शाम अपने बच्चों को सुनाते थे अपने वतन की कहानियां, अपने इतिहास की, अपनी संस्कृति की। उन्हें बताते थे कि कभी वो भी एक देश में रहते थे, अपना एक वतन था उनका। और ये बातें सुन सुनकर नई पीढ़ी के दिल में भी एक आग जलने लगी, एक तमन्ना, एक ख्वाहिश कि काश वो भी अपने पूर्वजों की धरती पर जा सके। ये बिखराव, ये डायस्पोरा यहूदी लोगों के लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन इस मुश्किल दौर में भी उन्होंने अपनी पहचान को जिंदा रखा, अपने रिवाजों को, अपनी जुबान को, अपने धर्म को। और शायद यही वजह थी कि सदियों बाद भी वो अपने वतन से जुदा महसूस नहीं करते थे। उनके दिल में अभी भी एक उम्मीद थी, एक आस थी कि एक दिन वो वापस लौटेंगे अपने घर। वक्त गुजरता गया और 19वीं शताब्दी आई। ये वो दौर था जब दुनिया में नई नई सोच का जन्म हो रहा था। लोग अपने हिकू के लिए लड़ रहे थे, आजादी की मांग कर रहे थे। और यहीं से शुरू होती है श्योनवाद की कहानी। श्योनवाद मतलब एक ऐसा आंदोलन जो ये चाहता था कि यहूदी लोगों का एक अपना स्वतंत्र राष्ट्र हो। अब ये बात ऐसे ही नहीं आ गई थी। सदियों से यहूदी लोग जो दर्द झेल रहे थे, जो नफरत झेल रहे थे, उससे ये बात सामने आई थी कि अगर उन्हें अपना वजूद बचाना है तो अपना एक देश होना बहुत जरूरी है। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था कि यहूदी लोग वापस पैलेस्टाइन जाएं, अपने ऐतिहासिक स्थान पर, वो स्थान जहां कभी उनके पूर्वज रहते थे। ये बात उनके लिए सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं था, ये उनकी पहचान थी, उनका इतिहास था, उनका वजूद था। लेकिन भाई, ये इतना आसान भी नहीं था। पैलेस्टाइन में अब अरब लोग बसते थे, जिनका अपना इतिहास था, अपना वजूद था। तो अब सवाल ये था कि क्या होगा? कैसे दो अलग अलग समुदाय एक साथ रहेंगे, वो भी एक ऐसी जगह पर जिसके लिए दोनों का दावा हो? श्योनवाद की शुरुआत ने एक नई उम्मीद जगाई यहूदी लोगों में। उन्हें लगा कि शायद अब वो वापस अपने घर जा पाएंगे। लेकिन साथ ही साथ इसने एक नई समस्या को भी जन्म दिया, एक ऐसा तंगले जिसको सुलझाना आसान नहीं था। अब आगे क्या होगा? क्या यहूदी लोग अपना खोया हुआ वतन वापस पा पाएंगे? क्या अरब लोग अपना घर छोड़ देंगे? ये सब जानने के लिए आपको अगले चैप्टर का इंतजार करना होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हाँ, सोचते रहिए। चैप्टर 3। साल 1917। दुनिया में चल रहा था पहला विश्व युद्ध। हर तरफ था उथल पुथल, अनिश्चितता का माहौल। ऐसे में हुई एक घोषणा जिसने इजराइल के भविष्य को बदल कर रख दिया। ये थी बैलफोर घोषणा। ब्रिटेन, जो उस समय एक महाशक्ति थी,
उसने ये कहते हुए एक पत्र जारी किया कि वो यहूदी लोगों के लिए पैलेस्टाइन में एक राष्ट्रीय घर बनाने के पक्ष में है। सोचिए, सदियों से भटक रहे यहूदी लोगों के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। उनके लिए ये उम्मीद की एक किरण थी, अपने खोए हुए वतन को वापस पाने का एक मौका था। लेकिन भाई, यहाँ भी एक ट्विस्ट था। ये घोषणा इतनी सीधी नहीं थी। ब्रिटेन ने साथ ही ये भी कहा कि पैलेस्टाइन में रहने वाले अन्य समुदायों के अधिकारों का भी ध्यान रखा जाएगा। अब ये अन्य समुदाय कौन थे? जी हाँ, ये थे अरब लोग जो सदियों से पैलेस्टाइन में रह रहे थे। बैलफोर घोषणा ने एक तरफ तो यहूदी लोगों को खुशी दी, तो दूसरी तरफ अरब लोगों के मन में शक और असुरक्षा की भावना पैदा की। उन्हें डर था कि कहीं उनकी ही जमीन पर उन्हें ही अजनबी न बना दिया जाए। और यहां से शुरू होती है एक नई कश्मकश। एक तरफ थे यहूदी लोग जो अपना खोया हुआ वतन वापस पाना चाहते थे, और दूसरी तरफ थे अरब लोग जो अपनी जमीन और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे। ये एक ऐसा संघर्ष था जिसका कोई आसान हल नहीं था। बैलफोर घोषणा ने भले ही यहूदी लोगों को उम्मीद की एक किरण दिखाई थी, लेकिन साथ ही साथ इसने भविष्य में होने वाले संघर्ष के बीज भी बो दिए थे। चैप्टर 4। पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ और पैलेस्टाइन आ गया ब्रिटेन के कब्जे में। ब्रिटिश सरकार को अब यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वो पैलेस्टाइन में एक ऐसा सिस्टम बनाए जहां यहूदी और अरब लोग मिलजुल कर रह सके। लेकिन भाई, ये काम इतना आसान नहीं था जितना दिखता है। एक तरफ थे यहूदी लोग जिनके लिए ये बैलफोर घोषणा उनके सपनों को हकीकत बनाने का एक मौका था। वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पैलेस्टाइन आने लगे और अपने लिए घर बनाने लगे, अपना समाज बनाने लगे। दूसरी तरफ थे अरब लोग जिन्हें ये डर था कि कहीं उनकी अपनी ही जमीन पर उनकी आबादी कम न हो जाए। ब्रिटिश सरकार बीच में फंस गई। उसे न तो यहूदी लोगों को नाराज करना था और न ही अरब लोगों को। नतीजा ये हुआ कि पैलेस्टाइन में तनाव बढ़ता गया। यहूदी और अरब लोगों के बीच झड़पें होने लगी। हालात इतने खराब हो गए कि ब्रिटिश सरकार भी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि क्या किया जाए। उसने यहूदी लोगों के पैलेस्टाइन में आने पर रोक लगाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यहूदी लोगों का आना जारी रहा और साथ ही साथ तनाव भी बढ़ता रहा। ये वो समय था जब यहूदी लोगों ने अपनी रक्षा के लिए अपने संगठन बनाने शुरू कर दिए थे। इनमें से एक संगठन था हागना, जो बाद में जाकर इजराइल की सेना का हिस्सा बना। दूसरी तरफ अरब लोगों ने भी अपने संगठन बनाए और हथियार जमा करने लगे। पैलेस्टाइन एक बारूद के ढेर में तब्दील होता जा रहा था, जिसे बस एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत थी भड़कने के लिए। चैप्टर 5। साल 1947। दुनिया अभी दूसरे विश्व युद्ध के ज़काइमों को भर ही रही थी कि एक नई समस्या ने सर उठाया। पैलेस्टाइन का मामला अब और ज्यादा गर्मा गया था। ब्रिटिश सरकार ने यह फैसला किया कि वो अब इस समस्या से पीछा छुड़ाएगी और पैलेस्टाइन को छोड़ देगी। लेकिन जाते जाते भी ब्रिटिश सरकार ने एक ऐसा बम फोड़ा जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। यूनाइटेड नेशंस ने पैलेस्टाइन के विभाजन की एक योजना पेश की। इस योजना के मुताबिक पैलेस्टाइन को 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। एक हिस्सा यहूदी लोगों के लिए और दूसरा हिस्सा अरब लोगों के लिए। जेरूसलम को अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण में रखा जाएगा। यहूदी नेताओं ने इस योजना को स्वीकार कर लिया, हालांकि उन्हें विभाजन के नतीजे में मिलने वाला इलाका उनकी उम्मीद से कहीं कम था। लेकिन अरब नेताओं ने इस योजना को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना था कि पूरा पैलेस्टाइन उनका है और वो अपनी जमीन का 1 इंच भी किसी को नहीं देंगे। और यहां से शुरू हुआ एक खूनी संघर्ष। यहूदी और अरब लोगों के बीच जंग छिड़ गई। ये जंग इतनी भयानक थी कि लाखों लोग बेघर हो गए, हजारों लोग मारे गए। ये जंग इतिहास में अरब इजरायली युद्ध के नाम से जानी जाती है। 14 मई 1918 को यहूदी नेताओं ने इजराइल नाम के एक स्वतंत्र यहूदी राष्ट्र की स्थापना की घोषणा कर दी। ये यहूदी लोगों के लिए एक ऐतिहासिक पल था। सदियों के संघर्ष के बाद आखिरकार उन्हें अपना एक देश मिल ही गया। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रह सकी। अगले ही दिन पड़ोसी अरब देशों ने नवजात इजराइल पर हमला कर दिया। ये एक नए संघर्ष की शुरुआत थी जो आज तक जारी है। आउतरो तो दोस्त, ये थी कहानी इजराइल के जन्म की। एक ऐसी कहानी जिसमें है दर्द, संघर्ष और थोड़ी सी उम्मीद भी। ये कहानी हमें ये बताता है कि इंसान अपनी पहचान के लिए, अपने वजूद के लिए क्या क्या कर सकता है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।
इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच आज भी तनाव बना हुआ है। शायद ये कहानी कभी पूरी तरह खत्म ही ना हो, लेकिन हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि एक दिन ऐसा आएगा जब दोनों तरफ के लोग अमन से रहेंगे। क्योंकि भाई, जिंदगी बहुत छोटी है नफरत के लिए। प्यार बांटो, खुशियां बांटो और हाँ, सोचते रहिए।